आने वाले समय पे बीजेपी के अध्यक्ष राम माधव हो सकते हैं। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। 5 अक्टूबर को चुनाव हरियाणा में होंगे, जिसके बाद 8 अक्टूबर को इन दोनों स्टेट्स के नतीजे आ जाएंगे। इन नतीजों से क्या कनेक्शन है इन बातों का कि आप सबने देखा कि बीजेपी के अंदरूनी मामले में अध्यक्ष पद भरा जाना है। मिस्टर नड्डा अभी टेम्परेरीली काम कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से 8 अक्टूबर के बाद नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है। कई लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आरएसएस का दबाव है कि जो मोदी जी के धुर विरोधी हैं मिस्टर जोशी, जिनको गुजरात से हटा दिया गया था और मोदी जी ने उनका नाम पत्ता साफ होने के बाद ही प्रचार के जिम्मा लिया था पहले के समय में, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया का और विपक्षियों का अपना कैलकुलेशन है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से लोग संभावित चेहरे हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का अध्यक्ष पद भी अपने आप में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनके प्रधानमंत्री का पद। और परिस्थितियां ये बताती हैं कि बीजेपी कंफर्टेबल नहीं है अभी लोकसभा में, क्योंकि उनके पास संख्या बल के हिसाब से सहयोगियों की ज़रूरत है। तो एक ऐसे व्यक्ति का अध्यक्ष पर होना कि भविष्य में किसी कठिन परिस्थितियों में अध्यक्ष का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं जी सक्सेना साहब से। जी। हमारे साथ मौजूद राजीव सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो बीजेपी का आने वाले समय पे अध्यक्ष हो सकता है। सक्सेना साहब जी, सोशल मीडिया में पक्ष और विपक्ष के लोग हमेशा हवा बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। कुछ विपक्षियों ने ये हवा बना रखी है कि साहब आरएसएस ने दबाव बना लिया है और ये कैंडिडेट कि अब वसुंधरा राजे कैंडिडेट हो सकती है। और एक सुशील जोशी हैं, मेरे ख्याल से मिस्टर जोशी जी। वो मोदी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। जी हाँ। अभी एक फोटो प्रचारित हो रहा था कि मिस्टर जोशी ने मोदी जी के साथ लंच किया। जी हाँ। और अक्सर विपक्षी लोग आरएसएस और बीजेपी में रिफ्ट बताते हैं कि आरएसएस की वजह से अध्यक्ष पद रुका हुआ है। तो पहला मेरा प्रश्न है, क्या बीजेपी इतने आरएसएस के दबाव में आपको दिखती है क्या? नहीं, आरएसएस आइडियोलॉजी तो पूरी आरएसएस की है और आरएसएस से अबव बीजेपी कभी भी नहीं है। बीजेपी पार्टी है, पॉलिटिकल फ्रंट है आरएसएस का, इस बात को स्वीकार है। और इस बात को स्वीकारता अगर है तभी आप हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी स्थिति को तलाश सकते हैं। जी। नंबर 1। दूसरी चीज, आरएसएस का अपना एजेंडा है, पहले से डिसाइडेड है। जी। वो पार्टी पे इम्पोज तो कर नहीं सकती है, क्योंकि इसको मालूम है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक पार्टी की अलग भूमिका होती है। जी। पर वो कोशिश करती है कि हमारा एजेंडा आगे लाया जाए और हर संभव तरीके से लाया जाए। इसके लिए बैठकें भी करती है। जैसे यूपी में कुछ उसने लगा तो गोरखपुर में आपको ध्यान होगा बैठकें हुई और तमाम संपर्क वगैरह आयोजित हुए। नागपुर में विशेष आयोजन हुए जिसमें तो यूपी के भी लोग वगैरह। आपका कहना है कि आरएसएस का बीजेपी अध्यक्ष पद को चुनने के लिए पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है, जो आपकी बातों से लग रहा है? नहीं, बिल्कुल है साहब। वो पार्टी, आप ध्यान कीजिए, जनता पार्टी टूटी थी आरएसएस के नाम पे। क्या आज की परिस्थितियों में आप अभी भी ये मानते हैं कि आरएसएस के दबाव में मोदी किसी अध्यक्ष पद के लिए ओके कह देंगे? मैं समझता हूँ संक्षेप में आपसे, क्योंकि मुझे आपसे प्रश्न काफी पूछने हैं। जी बताइए। जी। तो आपको लगता है कि मोदी जी आरएसएस के दबाव में अध्यक्ष पद का चुनाव करवाएंगे? मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, जेपी नड्डा से मोदी जी की केमिस्ट्री कंपैरेटिवली आसान रही, अच्छी रही है। जी। अब सरकार चलाने के लिए चूंकि ये पार्टी है, पार्टी लाइन पे है, ये गठबंधन वगैरह कुछ भी हो, पर प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी एक पार्टी भी है और रूल में है। तो और पार्टी और सरकार में कोऑर्डिनेशन हर तरह से जरूरी है। नहीं तो मेरी बातों का जवाब नहीं मिल पा रहा कि क्या मोदी जी आरएसएस के द्वारा
सेलेक्ट किए गए व्यक्ति को बनाएंगे या एक एक संभव नाम पर विचार किया जा सकता है दोनों की सहमति से? नहीं या सहमति डायरेक्शन लिया जाएगा? मेरे ख्याल से हमें डेमोक्रेटिक पार्टी, बीजेपी एक डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, चाहे भले ही उसका प्रैक्टिकल कुछ भी एस्पेक्ट हो, तो अगर कोई प्रस्ताव आता है, असहमति है किसी को, तो वो अपना काउंटर लाए, चुनाव होगा। पर चुनाव होने की स्थिति नहीं है, इसलिए आरएसएस जो भी अंतर खाने तय करेगी वो अध्यक्ष होगा, और प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल से इसको इशू नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो खुद बहुमत और अल्पमत वाले कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। मेरा मानना है सक्सेना साहब जी कि जैसे भी खबरें चली जी कि आरएसएस दबाव बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आरएसएस ने कभी इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना बीजेपी ने कभी इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि आरएसएस ने कभी ऐसा बात कही हो। शुरू में इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जरूर एक दो कमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट हुए, लेकिन निश्चित रूप से वो आगे नहीं बढ़ी कमेंट्स की बात। और अभी के चुनाव में ऐसा नज़र आया कि विशेषकर हरियाणा में कि आरएसएस ने अपना पूरा जोर लगा रखा है। जी हाँ। तो मुझे एक चीज संभावित लगती है जी कि हरियाणा के चुनाव होने के बाद जी शायद मुझे लगता है बीजेपी के अध्यक्ष पद का चुनाव थोड़े दिन के लिए टाला गया। जी बिल्कुल। जिसका कि विपक्षियों ने ये आधार दिया कि आरएसएस का दबाव इसलिए नहीं है। मैं समझता हूं कि आरएसएस और बीजेपी का एक सामंजस्य है जी कि बिना किसी कंट्रोवर्सी के पड़े जी अभी ये बेसिक इलेक्शन निकल जाए। अब नेक्स्ट इलेक्शन महाराष्ट्र और झारखंड के, तो मुझे ऐसा नजर आता है कि आरएसएस को भी बीजेपी की उतनी ही जरूरत है जितनी कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है। तो आरएसएस टर्म डिक्टेट नहीं कर सकती, आदेशित नहीं कर सकती मुझे लगता है, क्योंकि मोदी जैसे व्यक्तित्व के साथ जी टर्म डिक्टेशन नहीं हो सकता है, सहमति बनाई जा सकती है। बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि आरएसएस और बीजेपी जी अभी दोनों ही अपनी परिस्थितियों से इस हरियाणा के चुनाव तक बचना चाहते थे। नहीं, क्या ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही है, और इसके बाद निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि उनका संवैधानिक व्यवस्था है, बीजेपी के संविधान में व्यवस्था है कि नया उन्हें अध्यक्ष चुनना है। और चूँकि मोदी जी का जहाँ तक मामला है, मोदी जी संघ के भी कार्यकर्ता रहे हैं, सरकार में भी हैं, दोनों चीज़ें जानते हैं, वो संतुलन बनाए रखना चाहेंगे। पर अब स्थितियाँ बहुत सारी हाथ में नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनडीए के घटक दल भी इस बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए कुछ अपनी प्राथमिकताएं दे सकते हैं? मैं शॉर्ट में आपसे मेरे ख्याल से ऐसा नहीं, बीजेपी उनसे उनके इंटरनल मैटर से कोई लेना नहीं, बीजेपी टॉलरेट नहीं करेगी। दोस्तों, मुझे नजर आता है कि आरएसएस के बारे में और जो बीजेपी के बारे में चलाई जा रही हैं अफवाहें, मैं समझता हूं इसमें कोई बल नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजी आरएसएस और बीजेपी की हो सकती है कि अभी हाल फिलहाल दोनों संगठनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से शिकायत है। जी हाँ। अगर बीजेपी ने अत्यधिक उत्साह दिखाते हुए आरएसएस के बारे में नहीं सोचा इलेक्शन के समय, तो मुझे ऐसा नजर आता है कि आरएसएस ने भी ये नहीं सोचा कि अगर हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है और यदि सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी है आरएसएस की, तो उन्हें बीजेपी का समर्थन करना ही होगा। तो शायद मुझे लगता है दोनों पक्षों को समझ आ गया है। तो मुझे ऐसा नज़र नहीं आता है कि आरएसएस अपने आदेशित मैनर में बीजेपी का अध्यक्ष चुनने में रोल प्ले करेगी। बिल्कुल। सहमति और संगठन और आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो सहमति बनेगी उसमें कई नामों की चर्चा है, और जो क्योंकि अगर बीजेपी का अध्यक्ष भी अगर एक्टिव नहीं हुआ तो आरएसएस, कई लोग ये चलाते हैं कि नितिन गडकरी की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। ये एक राजनीतिक चालें होती हैं एक दूसरे के विरुद्ध फैलाने की। बीजेपी और आरएसएस मंथन में बिजी हैं और जल्दी ही अक्टूबर नवंबर में
नया अध्यक्ष मिलता हुआ नजर आएगा आपको बीजेपी का। उसमें कई महत्वपूर्ण नाम हैं और कई लोगों ने नाम सुने, लेकिन मुझे एक नाम जो है मस्तिष्क पर छाया हुआ है। मुझे एक ऐसा लगता है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कि जम्मू कश्मीर में सरकार चलाते समय बीजेपी की तरफ से कोऑर्डिनेशन किया था और उसका आरएसएस का आधार बहुत मजबूत है। इसके साथ साथ वो बहुत ही रणनीतिकार अच्छे माने जाते हैं और जम्मू कश्मीर में अब की बार फिर से उनको बीच में वो नेपथ्य में चले गए थे, लेकिन वो फिर से एक्टिव किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर आरएसएस और बीजेपी का मंथन हुआ है कि एक ऐसे व्यक्तित्व को हमने साइड में रखा, शायद वो व्यक्तित्व फिर से वापस आने की स्थिति में है और राजनीतिक चिंतक और राजनीतिक पारी खेलने के लिए तैयार है। उनका नाम है राम माधव जी। दोस्तों, आपको शायद जानकारी होगी कि जब महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी की जम्मू कश्मीर में सरकार बन रही थी, तो उस सरकार के रोल में और जम्मू एंड कश्मीर में जो भी घटनाएं हुई, 370 के बारे में जो भी डेवलपमेंट हुआ, उसमें राम माधव का बहुत बड़ा हाथ था और वो एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं जिस पर आरएसएस भी विश्वास करता है और बीजेपी भी विश्वास करती है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में राम माधव बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं, जो एक ऐसा व्यक्तित्व होगा जिसमें ना तो मोदी जी को किसी तरह की इसमें कहीं भी कोई हिचक होगी और ना ही आरएसएस को लगेगा कि उनकी बात नहीं मानी जा सकती। कि राम माधव एक ऐसी कड़ी हो सकते हैं जो जितने भी लोग इस समय कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे बन सकती हैं, मुझे ये 100% तय है कि वसुंधरा राजे किसी भी तरह से नहीं स्वीकारी जाएंगी बीजेपी के द्वारा जब तक मोदी और शाह मजबूत हैं। और ऐसा मुझे नज़र नहीं आता कि मोदी और शाह अपने को कमज़ोर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक ही व्यक्तित्व बचता है जिसका कि मुझे लगता है कि उनको फिर से राजनीतिक धारा में लाया गया है, वो नाम है राम माधव जी। आजकल वो जम्मू कश्मीर के चुनाव में व्यस्त हैं और मुझे लगता है कि अब आज जब आपसे बात हो रही है तो जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव समाप्त हो चुके हैं और हरियाणा का लास्ट चुनाव 5 अक्टूबर को है। उसके बाद राम माधव मुख्य धारा में आते हुए मुझे नज़र आते हैं कि आने वाले समय पे बीजेपी के अध्यक्ष राम माधव हो सकते हैं जो कि मोदी और शाह को भी स्वीकार्य होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए देखते हैं आने वाली स्थिति में क्या दिलचस्प मोड़ आता है बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि बीजेपी का अध्यक्ष पद भी अपने सांसदों और अपने विधायकों को कंट्रोल करने के साथ साथ आने वाले चुनावों में उनको एक्टिव करना और अध्यक्ष का काफ़ी सुलझा हुआ स्थिति में होना, तो मुझे लगता है कि राम माधव जो है एक फिट नाम बैठता है जिसकी चर्चा आम नहीं है, लेकिन मुझे नज़र आता है कि जब राम माधव को वापस लाया गया है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में राम माधव जो है बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं। धन्यवाद।